नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएनएस की यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, बेसिकली थर्ड सेमेस्टर की बीएनएस है। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट नंबर 3 है उसमें अगर आप टॉपिक्स देखोगे तो बात करता है जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, राइट एंड एफरे। ठीक है, देन उसके बाद बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। थर्ड टॉपिक आपका आता है अटेम्प्ट एंड फोर्थ टॉपिक आपका आता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस इंक्लूडिंग सुसाइड। ठीक है, तो बेसिकली ये चार टॉपिक्स आपकी इस यूनिट में हैं। तो अगर इन चार टॉपिक्स को मैं आपको बहुत ही लाइट वे में कराऊंगा तो आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, पर मेरा एस्पेक्ट ये रहने वाला है कि ये चार टॉपिक्स जो हैं हम डिटेल में कवर करें, जिसमें से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डिटेल वाइज कवर करने वाले हैं विद पर्टिकुलर सेक्शंस एंड विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की मैं बात करूं तो जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है ये जनरली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, पर जो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस टॉपिक है ये बेसिकली 12.5 में आपका पूछते हैं बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी आपका 12.5 में ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफरेंस पूछ लिया गया तो दैट कैन बी आस्क्ड इन 5 मार्क्स, बट ये इंडिपेंडेंट टॉपिक्स आपके 12.5 के लिए ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, रायट एंड एफरे की, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो अगर बाइफिकेटेड वे से पूछेंगे तो 5 मार्क्स, अदरवाइज अगर क्लब करके पूछेंगे तो 12.5 मार्क्स, जिसके चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, रायट एंड एफरे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, तो बेसिकली जॉइंट लायबिलिटी, इससे पहले अगर मैं बात करूं जब आईपीसी था हमारा, बीएनएस से पहले हमारा जो सेक्शन था या हमारा जो क्रिमिनल लॉ था वो आईपीसी था, सब्सटैंटिव लॉ में, दैट इज इंडियन पिनल कोड। तो वो रिपील हुआ, तो उस इंडियन पिनल कोड में जो सेक्शन 34 था तो वो बात करता था जॉइंट लायबिलिटी की। तो बेसिकली देखें तो जो सेक्शन 34 ऑफ इंडियन पिनल कोड था उसको चेंज करके बना दिया गया सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस। ठीक है, तो बीएनएस का जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 है उसको अगर देखते हैं तो एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं विद सेम कॉमन इंटेंशन, मतलब उनका इंटेंशन काम करने के पीछे एक है, सिमिलर है। ठीक है, तो इसमें क्या है, when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ठीक है, तो उस हर व्यक्ति को जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं उस हर व्यक्ति को वैसी ही पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि वो काम उसने अकेले किया है, यानी कि वो ऑफेंस उसने अकेले कमिट किया है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो ए, बी और सी, 3 लोग हैं, एक रूम है। ठीक है, इस रूम में एक पर्सन रहता है डी। इन तीनों का कॉमन इंटेंशन हुआ कि इस पर्सन को हम किल करेंगे। ठीक है, किलिंग का इनका कॉमन इंटेंशन हुआ। तो यहां पे क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि ए क्या करेगा, ए विद नाइफ जाके इसको स्टैब करेगा। ठीक है, दिस वॉज दैट वर्क डन डिसाइड बाय ए। देन उसके बाद क्या हुआ, बी ने डिसाइड करा, बी क्या करेगा, बी उसको होल्ड करेगा, बी इसको होल्ड करेगा ताकि वो ए को रेजिस्ट ना कर पाए और ए के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का यूज ना कर पाए। ठीक है, और सी ने क्या कहा, सी ने कहा मैं इस गेट पे खड़ा रहूंगा जिस गेट से आप लोग एंटर करोगे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई एंटर तो नहीं कर रहा रूम में उसको बचाने के लिए, या कहीं उस प्लेस पे कोई आ ना जाए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये इन तीनों का प्लान था। अब क्या हुआ, इसमें अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो ए ने क्या करा, ए ने किलिंग करी बाय स्टैबिंग। तो एग्जैक्टली अगर आप किलिंग देखोगे तो ए ने करी बाय स्टैबिंग, पर बी ने क्या करा, उसको असिस्ट करा बाय होल्डिंग दैट पर्सन। और सी ने क्या करा, सी ने गेट पे खड़े होकर एज अ वॉचडॉग की तरह काम करा कि कोई अंदर या बाहर ना जा सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर इस ऑफेंस की आप कॉम्प्लेक्सिटी को देखोगे तो इसमें सेक्शन 3 क्लॉज 5 के अकॉर्डिंग जहां पर कॉमन इंटेंशन था तीनों का, उन्होंने एक एक्ट को कमिट होने के लिए पूरा अपना अपना रोल अदा किया, बेशक वो डायरेक्टली उस ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तब भी क्या होगा, इस सेक्शन 3 क्लॉज 5 की वजह से तीनों को मर्डर की सजा होगी, एज इफ कि उसने, मतलब सी ने डी को मारा है अकेले, बी ने डी को मारा है अकेले, या फिर ए ने डी को अकेले मारा है। तो जो ऑफेंस की सजा उनको तब होती जब वो काम अकेले करते, वैसे ही उनको सजा तब होगी जब उन्होंने काम साथ में मिलकर किया है विद कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो इतनी सी बातें कहता है। उसके बाद मीनिंग अगर देखें तो क्या है, व्हेन 2 और मोर पर्सन एक्ट टुगेदर विद शेयर्ड इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है दैट इज शेयर्ड इंटेंशन। ठीक है, और क्या है, जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है, मतलब सारे मिलके एक काम को शेयर्ड इंटेंशन के साथ करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद द फाइनल एक्ट में बी डन बाय वन बट मेंटल एलिमेंट दैट इज कॉमन इंटेंशन मेक्स ऑल इक्वली गिल्टी। ठीक है, तो बेशक फाइनल एक्ट मतलब मर्डर या फिर कोई भी ऑफेंस किसी एक पर्सन ने किया होगा फाइनली,
पर क्योंकि सब मिले हुए थे, मेंटली सब लोग इन्वॉल्व थे उस केस के अंदर, तो क्या होगा, सबकी इसमें गलती मानी जाएगी। ठीक है, देन एसेंशियल्स अगर देखते हैं क्या है, तो पहला एसेंशियल क्या है, क्रिमिनल एक्ट डन बाय मल्टीपल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट मतलब ऑफेंस, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियोस में कि ऑफेंस जो कि डिफाइंड बाय द आईपीसी है, पनिशेबल बाय द आईपीसी है, वो करा हो या फिर कोई अदर लोकल और सब्सटैंटिव लॉ में वो चीज पनिशेबल होगी, तो वो चीज पनिशेबल होगी अंडर दिस कोड या फिर दिस बीएनएस। ठीक है, देन उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब उन सब के बीच में कॉमन इंटेंशन एग्जिस्ट करना चाहिए। देन उसके बाद पार्टिसिपेशन इन एक्शन नॉट नेसेसरी इन द मेन एक्ट, तो एक्शन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मेन एक्ट में पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, देन उसके बाद एक्ट मस्ट बी डन इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन, तो ऑब्वियसली जब कॉमन इंटेंशन फॉर्म होगा तो उसके फर्दरेंस मतलब उसको कंप्लीट करने के लिए ही एक्ट होनी चाहिए, उसके अलावा अगर कोई एक्ट होती है तो वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, देन इलस्ट्रेशन आ जाएगा जहां पर ए एंड बी प्लान टू रॉब सी, यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी जिन्होंने प्लान करा कि सी को हम रॉबरी करेंगे, तो बी ने क्या करा, सी को होल्ड कर लिया, पकड़ लिया, व्हाइल ए स्टैब्स हिम, ए ने उसको चाकू मार दी, इवन दो ओनली ए कमिटेड द स्टैबिंग, बोथ ए एंड बी आर लायबल अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 5। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये कोई इंडिपेंडेंट लाइबिलिटी नहीं बनाता या कोई इंडिपेंडेंट ऑफेंस को डिक्लेयर नहीं करता, यहाँ पे पनिशमेंट वही होगी जो मेन ऑफेंस की पनिशमेंट है। ठीक है, देन उसके बाद एक केस लॉ हो गया बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एक बार आप देख लोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, ये केस लॉ आपके यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद आ जाओ कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, जो कि है सिमिलर टू द जॉइंट लाइबिलिटी। अभी हमने डिस्कस किया सेक्शन 3 क्लॉज 5, अब सेक्शन 3 क्लॉज इसको देखते हैं। When such act is criminal by the reason of its being done with a particular knowledge or intent, ठीक है, तो अगर कोई ऐसी एक्ट होती है जो क्रिमिनल एक्ट है सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से कि जब उस एक्ट को करने के पीछे उसका इंटेंट, उसका जो इंटेंशन है वो मेलिफाइड हो, या फिर उसकी जो नॉलेज है कि अगर मैं कोई एक्ट करूंगा तो उसकी नॉलेज मुझे पता है कि उससे सामने वाले को पर्सन को नुकसान हो सकता है, तो अगर वो नॉलेज और इंटेंट, पर्टिकुलर इंटेंट या नॉलेज रिक्वायर्ड है किसी एक्ट को पनिशेबल बनाने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, इफ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस ईच हैविंग रिक्वायर्ड नॉलेज और इंटेंशन ईच इज लायबल एज इफ ही हैड डन द एक्ट अलोन। ठीक है, तो जिस जिसको वो इंटेंशन, वो पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, उसकी लायबिलिटी बनेगी एज इफ कि उसने वो ऑफेंस या वो एक्ट अकेले करी है। ठीक है, तो पहले वाले में कॉमन इंटेंशन था, पर यहां पे पर्टिकुलर इंटेंशन या नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एसेंशियल्स अगर देखे जाए तो पहला कलेक्टिव एक्शन, ऑब्वियसली मल्टीपल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। देन ऑल एक्टर्स मस्ट शेयर रिक्वायर्ड इंटेंट और नॉलेज, तो इन सब का जो रिक्वायर्ड इंटेंट और नॉलेज है जो उस ऑफेंस को बनाता है, जो उस एक्ट को गिल्टी बनाता है, वो चीज सेम होनी चाहिए, उनका शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन 3 क्लॉज 9 पे आ जाओ। पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। ठीक है, तो एक क्रिमिनल एक्ट में जुटे हुए लोग डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए गिल्टी हो सकते हैं। When multiple persons are involved in a criminal act, they may be guilty of different offenses based on their individual intention. ठीक है, तो based on their individual intention कि भाई हर किसी की मंशा क्या थी, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन लायबल हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन उसको उसके ऑफेंस की सजा मिल सकती है। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एंड बी बीट सी, इन्होंने सी को पीटा। ठीक है, ए का इंटेंशन क्या था, ए का इंटेंशन ये था कि सी को हर्ट हो। ठीक है, बट बी का इंटेंशन क्या था, किलिंग का था। यहां पे इंटेंशन डिफरेंट है। ठीक है, तो ए के लिए क्या लायबिलिटी होगी, फॉर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। ठीक है, और बी के लिए क्या लायबिलिटी होगी, बी के लिए लायबिलिटी होगी मर्डर की। ठीक है, दैट इज अगर सी मर जाता है तो क्या होगा, बी जो होगा लायबल होगा मर्डर के लिए, और ए क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट के लिए। ठीक है, देन आगे चलते हैं जाओ सेक्शन नंबर 190 पे, दैट इज एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पर क्या था, कॉमन इंटेंशन, यहां पर क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली, ठीक है, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट एवरी मेंबर इज हेल्ड गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है, तो अगर कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी पर्सन अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बनता है तो वो क्या होगा, उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए उसको गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली क्या है, बेसिकली जहां पर पहला 5 या उससे ज्यादा लोग हों। देन ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, जहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए ऑफेंस किया गया हो। नो नीड फॉर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बाय ईच मेंबर, यहां पर ईच मेंबर के थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं है। मान लो किसी ने किसी को भड़का दिया और भड़काने के बाद दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो उस केस में उस पर्सन जिसने भड़काया था उसका इन्वॉल्व होना वहां पे जरूरी नहीं है।
वाइकेरियस लाइबिलिटी अप्लाइज, मतलब मास्टर सर्वेंट की लाइबिलिटी जो हमने टॉट में डिस्कस करी थी वो यहां पर अप्लाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऐसे केस में जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पहला गवर्नमेंट को ओवर पावर करना, ठीक है, देन ट्रेसपास कमिट करना, रेजिस्ट लॉफुल अथॉरिटी, जो लॉफुल अथॉरिटी है उसको रेजिस्ट करना जैसे पुलिस के अगेंस्ट, ठीक है, देन टेक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी पे कब्जा लेने के लिए भी कभी कभार लोग गलत मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, देन फोर्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग इलीगल, ठीक है, तो किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए मजबूर करना इलीगल को, ठीक है। देन उसके बाद ये आपकी केस लॉज हैं, ये आप देख लोगे कोई भी एक दो केस लॉ फॉर द पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। देन आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाओ राइट पे। राइट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 191 BNS, ठीक है। तो राइट का मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारे लोग मतलब मोर देन 5 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होकर के दंगे करते हैं उसको राइट बोला जाता है। व्हेन फोर्स और वायलेंस इज यूज्ड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, ऑल मेंबर्स आर गिल्टी ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर सेक्शन नंबर 190 और 191 को अगर आप ध्यान से देखोगे और इसको कंपेयर करोगे किससे, सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 5 से, तो आपको पता लगेगा कि जो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 5 है वो कोई इंडिविजुअल ऑफेंस नहीं बनाता, बल्कि वो ये कहता है कि जो एक्ट की गई है जो कि पनिशेबल है इन द क्रिमिनल लॉ, उसकी पनिशमेंट उसको मिल जाएगी। पर यहां पर क्या है, ये दोनों सेक्शन एक इंडिविजुअल ऑफेंस बनाते हैं, ठीक है। तो राइटिंग इज एन इंडिविजुअल ऑफेंस, ठीक। तो इसका एसेंशियल्स अगर देखा जाए तो वही असेंबली, दैट इज अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए, यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस बाय एनी मेंबर, तो यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस होना चाहिए, एंड द एक्ट इज डन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, तो एक्ट जो होनी चाहिए वो कॉमन ऑब्जेक्ट के फुलफिलमेंट के लिए होनी चाहिए, ठीक है। देन पनिशमेंट अगर देखें तो क्या है, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years और फाइन और बोथ, ठीक है, तो ये पनिशमेंट है। देन उसके बाद राइटिंग आर्म्ड विद डेडली वेपन, जब आपने दंगे तो कर ही रहे हो प्लस डेडली वेपन भी आपके हाथ में है, तो उस केस में जो पनिशमेंट है वो कहां तक हो जाती है, वो 3 साल तक हो जाती है, फाइन और बोथ, ठीक है। देन उसके बाद एक केस लॉज हो गए, ये आप देख लोगे एक बार, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देन आगे चलते हैं, राइट नीड नॉट बी प्री प्लान्ड, स्पॉन्टेनियस वायलेंस इन अ क्राउड में स्टिल रिजल्ट इन लाइबिलिटी अंडर सेक्शन, ये आईपीसी के आपके सेक्शंस हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो जजमेंट्स अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं बीएनएस में वो आईपीसी की फॉलो हो रही है, पर यहाँ पे आप राइट के सेक्शंस डाल दोगे फ्रॉम बीएनएस, ठीक है, दैट इज सेक्शन 190 एंड 191, ठीक है। देन उसके बाद एफरे आ जाता है। एफरे मतलब क्या है, बेसिकली सेक्शन नंबर 194 में प्रोवाइडेड है, और एफरे का मतलब क्या है, 2 or more पर्सन फाइट इन अ पब्लिक प्लेस डिस्टर्बिंग पब्लिक पीस, दे आर सेड टू कमिट एन एफरे। जब दो से ज्यादा लोग, क्या होता है, लोग बहस कर रहे हो इन अ पब्लिक प्लेस, लड़ रहे हो, तो और क्या हो रहा है जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, वो कहा जाता है कि उन्होंने एफरे किया, ठीक है। तो इसमें कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 लोगों की, फाइट जरूरी है, दैट इज म्यूचुअल असॉल्ट होना, ठीक है, जिससे पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो, ठीक है, मस्ट अकर इन अ पब्लिक प्लेस। ऑब्वियसली पब्लिक पीस तभी डिस्टर्ब होगी जब वो लड़ाई पब्लिक प्लेस में होगी, ठीक है, तो पब्लिक प्लेस से होना जरूरी है, एंड उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए लड़ाई का, कि जो पब्लिक पीस है वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। देन इन दैट केस वो चीज एफरे में आएगी और सेक्शन नंबर 194 में उसकी पनिशमेंट बनेगी, ठीक है। अगर पनिशमेंट देखोगे तो क्या है, इम्प्रिजमेंट अप टू 1 month और फाइन अप टू ₹100 और बोथ, ठीक है। तो ये इसकी पनिशमेंट है अंडर बीएनएस, 1 महीने तक की सजा, ठीक है। देन उसके बाद एक केस लॉ है एफरे का, एंड देन उसके बाद समरी चार्ट आ जाता है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी 3 चीजें हमने डिस्कस करी है, दैट इज कॉमन इंटेंशन, एफरे एंड राइट एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको एक बार देख लोगे। दीज आर द हेडिंग्स ऑफ द कॉलम, ठीक है, टॉपिक, सेक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग एंड मिनिमम पर्संस इन्वॉल्व्ड एंड लायबिलिटी टाइप, एंड देन एग्जांपल एंड केसेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जॉइंट लायबिलिटी का सेक्शन क्या है, सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ द बीएनएस है, इसमें कॉमन इंटेंशन है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है। देन उसका कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का क्या है, सेक्शन 3 क्लॉज 6, 3 क्लॉज 9 एंड 190, ठीक है, जिसमें वाइकेरियस लायबिलिटी दैट इज मास्टर सर्वेंट लायबिलिटी, जहां पर एक पर्सन दूसरे पर्सन से भी ऑफेंस कमिट कराएगा तब भी वो पर्सन लायबल होगा, मतलब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसी का जरूरी नहीं होगा, ठीक है। देन उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा लोग और 5+ केस, ठीक है, तो ये इन्वॉल्व होगा, एंड देन ये ग्रुप और शेयर्ड लायबिलिटी है, एंड दैट दिस इज द केस लॉ, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, डिस्कस करें तो लायबिलिटी जो है वो क्या है, वो सेक्शन नंबर 149 में है, एंड देन राइट को अगर देखें तो सेक्शन नंबर 191 में प्रोवाइडेड है, फोर्स बाय अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। देन उसके बाद एफरे जो है वो सेक्शन नंबर 194 में प्रोवाइडेड है, दैट इज पब्लिक फाइट बिटवीन 2 or more इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, यहां पर ये टेबल आपकी खत्म हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद फाइनली ये कंक्लूजन आ जाएगा, और कंक्लूजन के साथ हमारा जो ये टॉपिक है वो ओवर हो जाएगा आफ्टर दिस कंक्लूजन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज
क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो बेसिकली जब इंडियन पिनल कोड था तब ये कॉन्स्पिरेसी का जो सेक्शन थे, सेक्शन नंबर 120A एंड B थे, ठीक है। बिकॉज ये जो कॉन्स्पिरेसी वाला जो चैप्टर है इसको बाद में एड ऑन किया गया, पर जो BNS है, बिकॉज क्रिमिनल जो IPC था उसी से BNS बना है, तो बेसिकली जो IPC में सेक्शंस बाद में एड ऑन किए गए थे इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली जो अब BNS है उसमें सेक्शन नंबर 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन अगर देखें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की क्या है, व्हेन 2 or more पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, या तो खुद वो करने को तैयार हो या वो कुछ करवाने को तैयार हो। क्या चीज करवाने को तैयार हो? पहला, एक इलीगल एक्ट, जो एक्ट पनिशेबल बाय लॉ है तो उस एक्ट को करने के लिए तैयार हो या करवाने के लिए तैयार हो, ठीक है। देन अ लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस, तो लीगल एक्ट करने को तो तैयार हो पर उसका रास्ता इलीगल होना चाहिए, मतलब वो रास्ता जो है वो पनिशेबल बाय द लॉ है, ठीक है। सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जब दो लोग एक ही कंसेंसस एडम पे आते हैं, जहां पर दो लोग एक बात को एक सेंस में ही समझते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? ये जो एग्रीमेंट है किस चीज का? पहला जो इलीगल एक्ट है या फिर लीगल एक्ट है बाय इलीगल मींस, तो इन दो चीजों का जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है? वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाता है, ठीक है। अब एग्रीमेंट के लिए ऑब्वियसली जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कंडीशन क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। देन प्रोवाइजो अगर देखें, नो एग्रीमेंट अदर देन टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट सिर्फ इस चीज का है कि भाई हम जाकर के किसी पर्सन को मार देंगे, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट क्या है? वो पनिशेबल बाय ऑफेंस है, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। पर अगर एग्रीमेंट कोई लॉफुल चीज करने का है थ्रू अनलॉफुल मींस, तो तब तक उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं मानेंगे जब तक हम उस अनलॉफुल मींस के रास्ते पे चल ना दें, जब तक हम उस रास्ते को अचीव, उस एम को अचीव करने के लिए उस रास्ते पे ना चले जाएं, तब तक उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रोवाइजो, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 61 का ही क्लॉज 2 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। तो अगर कॉन्स्पिरेसी है किस चीज के लिए? ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इंप्रिजमेंट और रिगरस इंप्रिजमेंट मोर देन 2 years, जहां पर कॉन्स्पिरेसी किस चीज के लिए की गई? किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जैसे कॉन्स्पिरेसी की गई किसी को मारने के लिए, ठीक है। तो वहां पर क्या है? ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ भी है, विद इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ भी है, प्लस 2 साल से ज्यादा की भी इंप्रिजमेंट उसमें होती है मर्डर में। तो उस केस में जो ऑफेंस की पनिशमेंट है, मतलब जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट है, वो क्या होगी? सेम होगी एज फॉर अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। और अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस ये कहता है कि भाई जो ऑफेंस की सजा है वही अबेटर को मिलेगी, ठीक है। तो वही जो कॉन्स्पिरेटर्स होंगे, चाहे वो खुद करने जा रहे हो या करवा रहे हो, उनको सेम सजा मिलेगी, दैट इज ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। देन उसके बाद इफ द कॉन्स्पिरेसी इज फॉर अदर ऑफेंसेस, मतलब लेस देन 2 years, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी हुई है जिसकी सजा 2 साल से कम है, तो उस केस में जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी? 6 months तक की पनिशमेंट होगी, और फाइन होगा या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स अगर देखा जाए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है वो देख लेते हैं एक बार। To prove criminal conspiracy under section 61 clause 1 the prosecution must establish, पहली चीज क्या एस्टैब्लिश करना है? 2 या 2 से ज्यादा। तो ऑब्वियसली हमने ये पढ़ा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या है? एक एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट में कितने लोग चाहिए? 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है। तो 2 or more persons इसमें रिक्वायर्ड। तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ट्रायल चल रहा है उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, ठीक है। देन क्या है? एग्रीमेंट है, देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। ऑब्वियसली कंसेंसस आइटम का हमने सिविल लॉ में पढ़ा था कि जब भी एग्रीमेंट होता है तो जो बात जिस सेंस में कही जा रही है उस बात को उसी सेंस में समझना चाहिए, तभी एक एग्रीमेंट को माना जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है? जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो जरूरी है। देन उसके बाद इलीगल एक्ट और इलीगल मींस, हर चीज क्या है? या तो इलीगल एक्ट हो या फिर लीगल एक्ट को इलीगल मींस से करा जा रहा हो, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो फोर्थ एसेंशियल तब आता है इन केस अगर इलीगल एक्ट तो नहीं है, मतलब लीगल एक्ट है पर इलीगल मींस से किया जा रहा है, तो एनी ओवर्ट एक्ट, मतलब उस एक्ट को डिसाइड करने के बाद, उस इलीगल मींस को डिसाइड करने के बाद, उस इलीगल मींस के थ्रू एक लीगल चीज को अचीव करने के लिए एक भी स्टेप अगर रखा गया तो वो चीज जरूरी है, बिकॉज जब तक वो स्टेप नहीं रखा जाएगा तब तक क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्पिरेसी एंड अदर रिलेटेड ऑफेंस को अगर देखा जाए तो पहला क्या है? नेचर। तो नेचर कॉन्स्पिरेसी का क्या है? एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट। पर जो अबेटमेंट का अगर नेचर है, जो इससे मिलता जुलता ऑफेंस है, उसका नेचर क्या है? एड और इंस्टिगेट, मतलब किसी चीज को हेल्प करना या किसी क्राइम को भड़काना, ठीक है।
देन कॉमन इंटेंशन का अगर देखें तो सेवरल पीपल डूइंग एन एक्ट टुगेदर, जहां पर कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा, कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा, वहां पे सब लोग मिले और एक काम उन्होंने कर दिया, ठीक है। देन आगे चलते हैं, टाइम ऑफ क्राइम क्या है, क्राइम कंप्लीट वंस एग्रीमेंट इज मेड। तो अगर सिर्फ इतना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एग्रीमेंट है कि भाई हम एक अनलॉफुल एक्ट करेंगे या फिर इलीगल एक्ट करेंगे, तो क्राइम तुरंत कंप्लीट हो जाता है जैसे ही वो एग्रीमेंट बना, बेशक आपने उस पर एक भी स्टेप नहीं रखा। पर अगर क्राइम ये है, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इस चीज की हुई है कि हम कोई एक लॉफुल एक्ट करेंगे थ्रू अनलॉफुल मींस, तो उसके लिए एक स्टेप जरूरी है। पर अबेटमेंट का क्या है, अबेटमेंट का क्या है, क्राइम इज कंप्लीट ओनली व्हेन एक्ट इज डन। तो अबेटमेंट मतलब आपने किसी व्यक्ति को भड़काया कि इस पर्सन को मार दो, मगर वो भड़काने के बाद घर गया और जाके सो गया, उसने नहीं मारा, तो क्या होगा, कोई भी ऑफेंस नहीं बनता। जब उसने कोई एक्ट करी तब अबेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तब अबेटमेंट की चीज उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। देन कॉमन इंटेंशन का अगर देखें तो रिक्वायर्स एक्चुअल कमीशन ऑफ द एक्ट, तो इसमें एक्चुअल कमीशन ऑफ द एक्ट होना चाहिए, ठीक है। देन प्रूफ क्या है, कैन बी प्रूव बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। तो जो कॉन्स्पिरेसी है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे प्रूव करी जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे भी कॉन्स्पिरेसी को प्रूव किया जा सकता है। पर जो अबेटमेंट है उसमें इंस्टिगेशन, हेल्प और कमांड को शो करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट एविडेंस उसमें देना पड़ेगा। और जो सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 5 है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, उसको अगर देखें तो मस्ट शो पार्टिसिपेशन इन द एक्ट, तो पार्टिसिपेशन इन द एक्ट जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद लैंडमार्क केस अगर देखे जाए तो क्या है, ये लैंडमार्क केसेस है ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस एंड देन राजीव गांधी असैसिनेशन केस एंड देन ये वाला केस है, ठीक है। एक बार देख लोगे और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। देन आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, बाकी मैं एक बार गो थ्रू करा दूंगा, तो आप एक बार उसको पढ़ लेना, ठीक है। तो एग्जांपल 1 को अगर देखें, ए एंड बी एग्री टू किडनैप सी। यहां पर क्या है कि इन्होंने एक अनलॉफुल चीज करने के लिए, अनलॉफुल एक्टिविटी को करने के लिए एग्री करा है। तो यहां पर क्या है, सिर्फ यही एग्रीमेंट, अभी उन्होंने किडनैप करा नहीं, अभी उन्होंने कुछ प्लानिंग करी नहीं, तो सिर्फ यही एग्रीमेंट क्या है, दिस एग्रीमेंट इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। दे बाय अ रोप अ कार टू एग्जीक्यूट देयर प्लान इवन इफ दे डोंट एक्चुअली किडनैप सी, दे आर गिल्टी ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अंडर सेक्शन 120A ऑफ द आईपीसी, अदरवाइज सेक्शन नंबर 61 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस, ठीक है। देन उसके बाद चलते हैं तो एग्जांपल 2 आ जाता है, ये बेसिकली सेकंड एग्जांपल है, ये बार आप देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन थर्ड एग्जांपल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप एक बार देख लोगे, ठीक है। देन उसके बाद ये आप याद रखना कि जो सेक्शंस हैं ये गलत हो सकते हैं बिकॉज दे आर फ्रॉम आईपीसी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आपको याद रखना है सेक्शन 61 बीएनएस की बात हो रही है, बीएनएस, ठीक है। पर जो डेफिनेशन है वो 61 क्लॉज 1 में है और जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 61 क्लॉज 2 में है, ठीक है। देन समरी टेबल आ जाती है, ये समरी टेबल एक बार आप देख लोगे फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे अगर सेक्शन की बात करें तो 61 क्लॉज 1 में डेफिनेशन है, 61 क्लॉज 2 में पनिशमेंट है। एसेंशियल्स की बात करें, एग्रीमेंट प्लस इलीगल एक्ट और इलीगल मीन्स, ठीक है। देन आगे चलते हैं, मिनिमम पर्सन कितने हैं, 2 हैं, ऑब्वियसली एग्रीमेंट के लिए 2 पर्सन चाहिए। देन कंप्लीशन क्या है, कंप्लीट कब होता है, जब एग्रीमेंट फॉर ऑफेंस हो जाता है या फिर ओवर्ट एक्ट हो जाती है, अगर एग्रीमेंट इलीगल मीन्स का है तो। नेचर क्या है, सब्सटेंटिव एंड कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है जब तक कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं होती। देन पनिशमेंट क्या है, सेम एज अबेटमेंट है, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा है, डेथ पनिशमेंट है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो। अदरवाइज अगर 2 साल से कम की सजा है ऑफेंस की तो 6 महीने की पनिशमेंट है या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें, ठीक है। देन प्रूफ क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो है वो अलाउड होता है इन केस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। एंड देन टाइप ऑफ लायबिलिटी को अगर देखा जाए तो मास्टर सर्वेंट लायबिलिटी आती है, जैसे कि हमने टॉट में डिस्कस किया था, ठीक है। देन आगे चलते हैं, इज द एंड कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। बेसिकली ये जो टॉपिक है अटेम्प्ट का, तो इसमें क्या है कि देखो जो स्टेजेस ऑफ क्राइम होती हैं उसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं। जैसे सबसे पहले आता है आपका इंटेंशन। सबसे पहले अगर किसी पर्सन के प्रति आपको कोई क्राइम करना होगा तो इंटेंशन खराब होना जरूरी है। नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, आपको उस क्राइम को करने से पहले आपको कुछ उस क्राइम को कमिट करने की तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के बाद जो स्टेज आती है वो आता है अटेम्प्ट, एंड देन फाइनली होता है क्राइम पूरा कमिट, ठीक है। तो अगर क्राइम कमिट होने से पहले वाली स्टेज पे उसको रोक दिया जाए तो उसको बोला जाता है स्टेज ऑफ अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसको अगर देखें तो अटेम्प्ट का मतलब क्या है, इट इज एन एक्ट डन विद इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब हम क्राइम कमिट करने का इंटेंशन बनाते हैं, उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए उसके फर्दरेंस में अगर कोई स्टेप उठाते हैं तो उसको अटेम्प्ट बोला जाता है। विच फॉल्स शॉर्ट ऑफ द कंप्लीशन, मतलब आप गए मर्डर करने और मर्डर अगर हो गया, पर्सन की डेथ हो गई, तो दैट इज प्रॉपर मर्डर। पर अगर उसका मर्डर नहीं हो पाया, उसको सिर्फ चोट पहुंची और वो बच गया, तो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। तो क्या है, जो कंप्लीशन है, जो आपने एम बनाया वो फॉल शॉर्ट हो गया, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो वो क्या होगा,
अटेम्प्ट होगा। इसमें एक मैक्सिम है दैट इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। दैट मीन्स अगर कोई एक्ट है उसके पीछे कोई गिल्टी माइंड नहीं है, गिल्टी इंटेंशन नहीं है, तो वो क्राइम नहीं बनती। मतलब एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस देयर इज अ गिल्टी माइंड। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक्ट है तो वो गिल्टी नहीं हो सकती, पर गिल्टी माइंड है तो वो चीज हो जाएगी। तो वो क्या होगा, वो चीज प्रूव हो जाएगी कि वो एक ऑफेंस है, वो एक क्राइम। ठीक है, देन उसके बाद अगर फिर हम अटेम्प्ट का मैथमेटिकल फॉर्मूला देखें तो क्या आता है, अटेम्प्ट इज इक्वल टू इंटेंशन प्लस सम ओवर्ट एक्ट। तो आपका इंटेंशन प्लस एक एक्ट, एक एक्टिविटी, एक स्टेप फर्दर टू कमिट दैट ऑफेंस, वो बन जाता है आपका अटेम्प्ट। देन रेलेवेंट प्रोविजंस अगर देखें तो सेक्शन 62 में प्रोवाइडेड है अटेम्प्ट का प्रोविजन। ठीक है, तो अटेम्प्ट क्या है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस। क्या है पनिशमेंट, तो पहले उस ऑफेंस को करने का अटेम्प्ट जिसकी पनिशमेंट क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर अदर इम्प्रिजमेंट है। ठीक है, मतलब हम कोई ऑफेंस करने गए जिसकी पनिशमेंट क्या थी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर अदर इम्प्रिजमेंट, और हम उस ऑफेंस को पूरा नहीं कर पाए, अटेम्प्ट वाली स्टेज पे हम रुक गए या फिर कंप्लीट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, whoever attempts to commit an offense with punishable by this code with imprisonment for or any other imprisonment and in such attempt does any act towards the commission of offense। मतलब कुछ एक्ट करनी पड़ेगी ताकि वो ऑफेंस कमिट हो सके, वो ऑफेंस कंप्लीट हो सके। ठीक है, shall be punished with imprisonment of any description, मतलब may be simple may be rigorous। ठीक है, provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offense। ठीक है, तो मतलब अगर उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो सिंपल है तो ऑब्वियसली उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी, सिंपल होगी। ठीक है, पर उसमें अगर ये लिखा है कि ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, मतलब सिंपल इम्प्रिजमेंट या फिर रिगरस इम्प्रिजमेंट, तो यहां पर भी जज साहब के पास दोनों ऑप्शन होंगे कि वो सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दे सकते हैं और रिगरस भी दे सकते हैं। ठीक है, प्लस कितना, 1/2। अगर मान लो उस ऑफेंस की मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 10 ईयर्स है, तो इसका 1/2 कितना होगा, 5 ईयर्स। मतलब अगर अटेम्प्ट स्टेज पे रोक दिया गया तो उस पर्सन को जिसने अटेम्प्ट किया उस ऑफेंस को कमिट करने का, उसको सजा होगी 5 साल की। अगर लाइफ इंप्रिजमेंट है तो ऑब्वियसली हम उसे 20 ईयर्स मान के चलते हैं, तो 20 ईयर्स डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। ठीक है, देन उसके बाद फीचर्स को अगर देखा जाए तो क्या है, अप्लाइज टू ऑफेंसेस नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड अंडर सेपरेट अटेम्प्ट प्रोविजन। ठीक है, तो जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर है उसका सेपरेट अटेम्प्ट प्रोविजन है। ठीक है, तो जिसके लिए सेपरेट अटेम्प्ट प्रोविजन नहीं है, जहां पर अटेम्प्ट टू सो एंड सो क्राइम, जैसे अटेम्प्ट टू किडनैपिंग इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, अटेम्प्ट टू प्रीवियस हर्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इन दैट केसेस जहां पर अटेम्प्ट का स्पेसिफिक प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, वहां पर सेक्शन नंबर 62 अप्लाई करेगा। ठीक है, देन उसके बाद पनिशमेंट कैन गो अप टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द फुल ऑफेंस। तो जो फुल ऑफेंस है, अगर पूरा ऑफेंस हो जाता तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, फाइन तो इंपोज हो ही सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है स्टेजेस ऑफ क्राइम, जो कि हम आंसर को इलेबोरेट करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में अगर देखें तो सबसे पहले स्टेज आती है इंटेंशन। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपके दिमाग में खुराफात आनी चाहिए। ठीक है, तो दिमाग में अगर खुराफात आएगी तो क्या है, कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है। आप दिमाग में कितने भी खुराफात पाल लो, बट लो आपको पनिश नहीं कर सकता। ठीक है, देन प्रिपरेशन, तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन स्टेज पे ही पनिशेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे सेडिशन का। ठीक है, पर जो प्रिपरेशन स्टेज में होती है उसका मतलब क्या है, कुछ चीजें अरेंज करना टू कमिट दैट ऑफेंस, जो खुराफात आपके दिमाग में आई है। पर जनरली जो प्रिपरेशन होती है वो पनिशेबल नहीं होती, पर कुछ केस में जैसे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, वो सब क्या है, उस केस में जो प्रिपरेशन है वो भी पनिशेबल होती है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। बाद जो स्टेज आती है वो आती है हमारी अटेम्प्ट की स्टेज। ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया, डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स कमिटिंग द ऑफेंस, जो डायरेक्टली हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ द इंटेंशन, उसको बोला जाता है अटेम्प्ट, और ये क्या है, बेसिकली ये पनिशेबल है। ठीक, देन उसके बाद आ जाता है कमीशन, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस, जब अटेम्प्ट की स्टेज से जो इंटेंशन आपने पूरा बनाया वो कंप्लीट हो गया, तो दैट इज कमीशन। ठीक है, देन उसके बाद एसेंशियल्स देखे जाए तो क्या है, सबसे पहले स्पेशली अटेम्प्ट से पहले वाली स्टेजेस पूरी होनी तो जरूरी है, तो इसलिए इंटेंशन होना जरूरी है, इंटेंशन टू कमिट द क्राइम, मतलब गिल्टी माइंड। ठीक है, देन ओवर्ट एक्ट, कुछ एक्ट प्रिपरेशन वगैरह, और उस इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेप आगे। ठीक है, देन फेलियर टू कंप्लीट, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल, जो मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं, दैट इज अटेम्प्ट में फेलियर होना जरूरी है। अगर फेलियर नहीं हुआ, पूरा ऑफेंस कमिट हो गया, तो वो अटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो कंप्लीट ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। देन प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या है, एक्ट मस्ट बी प्रॉक्सिमेट।
ठीक है, मतलब जो क्राइम है, जिस क्राइम को आपने सोचा करने का, उस क्राइम के लगभग आप रिजल्ट तक पहुंच गए थे। ठीक है, मतलब नॉट जस्ट रिमोट स्टेप, मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने माचिस खरीदी कहीं पे आग लगाने के लिए, तो माचिस खरीदना इस प्रिपरेशन, पर उसको जलाना इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन। अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो, पर अगर मैं उस माचिस को जला करके उधर फेंकने जा रहा हूं, तो ये जो फेंकने जाना है दैट इज द प्रॉक्सिमेट स्टेज। ठीक है, तो जो प्रॉक्सिमिटी है कि मतलब मैं क्राइम करने ही जा रहा हूं, ना कि सिगरेट जलाने जा रहा हूं, तो क्या होगा, वो अटेम्प्ट में माना जाएगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट केस लॉस देख लोगे, यानी ये आपके इंपॉर्टेंट केस लॉस हैं जो कि आप एक बार पढ़ लोगे, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, इसमें से कोई भी 2 केस लॉस आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद रखोगे ताकि आप उसे रेफर कर सको। ये बेसिकली 4 केस लॉस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो इन केसेस को आप याद रखोगे फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टू एलैबोरेट योर कंटेंट। ठीक है, देन उसके बाद एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन को देखा जाए तो एक एग्जाम्पल में डिस्कस करूंगा। ए फायर्स एट बी इंटेंडिंग टू किल बट मिसेस, गोली चलाई ताकि वो बंदा मर जाए पर गोली लगी नहीं, बच गया, तो उस केस में क्या होगा, इट इज एन ऑफेंस ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, ये बेसिकली 307 ऑफ आईपीसी है, नॉट बीएनएस। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 आ जाता है, एंड देन एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये एक बार आप देख लोगे। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो। ठीक है, ये फाइनली यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट एंड रॉबरी के साथ ये आपके एग्जांपल्स खत्म हो गए। अब आ जाओ समरी टेबल पे, जो कि अटेम्प्ट की समरी टेबल है। इसी के साथ हमारा टॉपिक भी वाइंड अप हो जाएगा, जिसमें डेफिनेशन क्या है, एन एक्ट डन विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस बट विच फेल्स। ठीक है, जो कि एक्ट फेल हो जाए, ऑफेंस ना हो पाए, तो वो बन जाती है अटेम्प्ट। मेन सेक्शन क्या है, सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस, एंड इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंटेंशन, प्रॉक्सिमेट एक्ट एंड नॉन कंप्लीशन। ठीक है, देन पनिशमेंट क्या है, अप टू 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर द कंप्लीट ऑफेंस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स आपने डिटेल व्यू में डिस्कस कर ही लिए हैं, एंड देन प्रूफ क्या है, प्रूफ जो है इंटेंट का होगा एंड ओवर्ट एक्ट का। तो अगर जो प्रोसिक्यूशन है, मतलब जो अक्यूज के खिलाफ केस को प्रूफ करने के लिए जो सरकारी वकील साहब होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सिर्फ इंटेंट प्रूफ कर दें प्लस एक ओवर्ट एक्ट की इंटेंट था और एक ओवर्ट एक्ट थी, तो क्या होगा, अटेम्प्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देन द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, ये हमारा कंक्लूजन है। जो पहले अटेम्प्ट का सेक्शन था वो क्या था, वो आईपीसी में सेक्शन नंबर 511 था, मतलब 511, पर अब क्या है, अब है सेक्शन 62 ऑफ बीएनएस। ठीक है, देन आगे चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा खत्म हो जाता है अटेम्प्ट का प्रोविजन, यानी कि अटेम्प्ट के कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज अबेटमेंट। जो अबेटमेंट टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है अबेटमेंट का। तो अबेटमेंट को अगर सिंपल टर्म में मैं ट्रांसलेट करके कहूं तो मतलब किसी भी चीज के लिए भड़काना। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी को नॉर्मल सर्कमस्टेंस में भड़का रहा है, कोई ऑफेंस करने के लिए नहीं भड़का रहा, तो वो ऑब्वियसली बीएनएस में नहीं आता। कोई उसको किसी भी पर्सन को ऑफेंस के लिए भड़का रहा है तो वो बीएनएस के प्रोविजंस में आ जाएगा। ठीक है, तो अबेटमेंट मींस एक्टिवली सपोर्टिंग, इंस्टिगेटिंग, इनकरेजिंग और एडिंग समवन टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, तो या तो सपोर्ट किया, या तो इंस्टिगेट किया मतलब भड़काया, या तो सपोर्ट किया कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं, या फिर उसको इंस्टिगेट किया मतलब भड़काया, या फिर इनकरेज किया कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम बस सही सोच रहे हो, या फिर एड करा कि हाँ भाई तुम ऐसा करो, बंदूक मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, किस चीज के लिए, टू कमिट अ क्राइम, तो क्या होगा, अबेटमेंट का उस पर प्रोविजन अप्लाई होगा। It is not necessary that principal offense is completed, even incitement or helping in commission or conspiring to commit a crime is punishable as abatement। तो जरूरी नहीं है इस ऑफेंस के कमीशन के लिए अबेटमेंट किया गया हो वो ऑफेंस हो जरूर, पर उसके लिए अगर एक स्टेप ले भी लिया गया तब भी अबेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, देन रेलेवेंट प्रोविजन को अगर देखें तो सेक्शन नंबर 45 में आता है डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, ये में हम डिस्कस करेंगे। 46 में आता है हु इज एन अबेटर। 49 में आता है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ ऑफेंस इज कमिटेड। तो मतलब जो ऑफेंस के लिए भड़काया गया उस ऑफेंस को कमिट करने पर अबेटमेंट की मतलब भड़काने वाले की क्या सजा होगी। ठीक है, देन सेक्शन 50 से 60 आ जाता है डील विद अबेटमेंट इन स्पेसिफिक सिचुएशन। ठीक है, तो बेसिकली आपके जो एग्जाम पॉइंट है, मतलब जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, उसमें आप इस तरीके से बाइफिकेटेड वे में लिख सकते हो, पर अगर आपको डिटेल वे में आप लिखोगे तो ऑब्वियसली आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, पर ध्यान रखना कि आपका टाइम खत्म ना हो जाए। ठीक है, एंड देन सेक्शन नंबर 306 ऑफ आईपीसी बात करता है किसकी, उसकी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। पर अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन नंबर 108 ऑफ बीएनएस, ये यहाँ पे एक करेक्शन है, इस चीज को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 108 आएगा। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 45 से स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमने अभी डिस्कस करा, जो डेफिनेशन हमने लेमन लैंग्वेज में डिस्कस करी वही लॉफुल लैंग्वेज है, दैट इज इंस्टिगेट एनी पर्सन।
मतलब कि अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को भड़काए, इंस्टिगेट करे, ठीक है, देन इंगेजेस इन अ कॉन्स्पिरेसी फॉर डूइंग अ थिंग, मतलब उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए, कॉन्स्पायर करे, जस्ट लाइक द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उस तरीके का ही कि अगर उसके साथ वो कंस्पायर करे कि कुछ करने के लिए जो कि अनलॉफुल है, ठीक है। देन थर्ड आता है इंटेंशनली एड्स, मतलब उसको चीजें सप्लाई करे, जैसे भड़काया प्लस बोला कि मैं गन दे दूंगा, तो यहाँ पे दो प्रोविजन हो गए, इंस्टिगेट किया प्लस इंटेंशनली एड करा, ठीक है, मतलब उसको अगर इक्विपमेंट ना दे या उसको अगर हेल्प ना करे, एडिंग ना करे, तो वो ऑफेंस कमिट नहीं हो सकता। तो अगर एड भी कर रहा है तब भी वो माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट किया, ठीक है। देन 3 फॉर्म्स ऑफ अबेटमेंट अगर देखा जाए तो क्या है, इंस्टिगेशन मतलब अर्जिंग, प्रोवोकिंग और इंटाइसिंग, ठीक है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। देन कंस्पिरेसी एंड इट इज अ प्लान और एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन इंटेंशनल एडिंग, दैट इज असिस्टिंग बाय प्रोवाइडिंग मींस, टूल्स और हेल्पिंग इन एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो या तो मींस प्रोवाइड करा या टूल्स प्रोवाइड करे या एग्जीक्यूट करने में, उस ऑफेंस को एग्जीक्यूट करने में उसको हेल्प करा, ठीक है। देन 45 को अगर देखें तो अबेटमेंट ऑफ अ थिंग का मतलब क्या है, अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ थिंग हु इंस्टिगेट एनी पर्सन, engages with one or more person in any conspiracy, ठीक है, ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड देन थर्ड आता है इंटेंशनल एड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 45 उसके वर्बेटम वर्ड्स हैं, तो एक बार आप देख लोगे और इसमें एक्सप्लेनेशंस भी हैं, ये भी आप एक बार पढ़ोगे, हम एग्जांपल से डिस्कस करके आपको समझाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एग्जांपल क्या है, a public officer is authorized by a warrant of court to apprehend Z, b knowing that fact and also that C is not Z willfully represent to A that C is Z, hereby intentionally causes A to believe that C is Z, ठीक है। तो A ने क्या करा, A ने Z को अरेस्ट करने आया था पर C को अरेस्ट करके ले गया, किसके कहने पे, B के कहने पे, ठीक है। तो B ने क्या करा, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, here B abets by instigation एप्रीहेंशन ऑफ सी, ठीक है। तो बी के सी के अगेंस्ट जो सी को बंद किया गया वो किसके कारण, बी के कारण, तो बी ने क्या करा, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। देन उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन 2 है, एक बार देख लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है आपका सेक्शन नंबर 46 जो बात करता है किसकी, अबेटर की, मतलब जो भड़काता है पर्सन, जो ऑफेंस कमिट करता है, जिसको एक्यूज बनाया जाता है इन केस ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। तो पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज कॉल्ड अबेटर, ठीक है। तो जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो भड़का रहा है पर्सन वो होता है अबेटर, ठीक है। इवन इफ द मेन ऑफेंस इज नॉट कमिटेड, मेन ऑफेंस जिसके लिए भड़काया गया था वो ना भी हुआ हो तब भी वो पर्सन अबेटर ही कराएगा, और द पर्सन इंस्टिगेटेड इज इनकैपेबल ऑफ कमिटिंग द क्राइम, तो वो अगर इनकैपेबल भी है तब भी वो पर्सन अबेटर ही कहलाएगा जिसने उसको भड़काया है। द अबेटर मे स्टिल बी लायबल, जिसने उसको भड़काया है वो स्टिल लायबल हो सकता है, ठीक है। देन आगे चलते हैं, ये वर्बेटम आपका सेक्शन नंबर 46 है ऑफ द बीएनएस, एक बार आप इसको भी रीड जरूर करोगे, बिकॉज हम ये मानते हैं जो हमारे लॉ की फील्ड है उसमें रेलेवेंट प्रोविजंस भी वर्ड बाय वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। A person abets an offense who abets either commission of an offense or commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abettor, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा वही प्रोविजन है जो हमने अभी भी डिस्कस किया, ठीक है। देन इसके एक्सप्लेनेशंस हैं, ये आप एक बार देखोगे, दैट इज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अगर देखें, द अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस ऑल्दो द अबेटर मे नॉट हिमसेल्फ बी बाउंड टू डू दैट एक्ट, ठीक है। तो अगर कोई इनलीगल ओमिशन है, जैसे मान लो कोई स्विमिंग पूल का गार्ड है, उससे किसी ने बोला कि भाई तुम किसी को बचाओ मत, तो अपने आप तुम्हारी सैलरी लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या है कि वो ऑफेंस माना जाएगा ऑफ द अबेटमेंट जिसमें इनलीगल ओमिशन करा गया, ठीक है, और जो अबेटर था वो खुद बाउंड नहीं था उस एक्ट को करने के लिए, ठीक है। देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन 2 है, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट abetted should be committed or that the fact requisite to constitute the offense should be caused। तो अबेटमेंट का ऑफेंस क्रिएट करने के लिए जरूरी नहीं है जिस एक्ट को अबेट किया जा रहा है वो हो जाए या फिर जो इफेक्ट कॉज करने की कोशिश की जा रही है वो हो जाए, पर अगर एक स्टेप भी बढ़ाया गया, मतलब अबेटमेंट के बाद अगर कोई अटेम्प्ट स्टेज तक भी चला गया तो भी ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट करा है, ठीक है। देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड शुड बी कैपेबल बाय लॉ of committing an offense or that he should have same guilty intention
और नॉलेज एज दैट ऑफ अबेटर और एनी गिल्टी इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है जिस पर्सन को अबेट किया जा रहा है वो कैपेबल हो लॉ की नजर में कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने एक प्रोविजन डिस्कस करा था जब हम जनरल एक्सेप्शंस को डील कर रहे थे, जिसमें हमने डॉली इनकैपेक्स वाले प्रोविजन को डिस्कस करा था, जहां पर 7 साल से कोई छोटा बच्चा है तो उसको कोई भी सजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर उसको भी इंस्टिगेट किया जाएगा, उसको भी भड़काया जाएगा किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तो बेशक वो बच के बाहर हो जाएगा, पर जिसने उसको भड़काया है वो पर्सन ऑब्वियसली अबेटमेंट के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, देन द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, तो जैसे मान लो एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, सी एक पर्सन है और डी एक पर्सन है, ये 4 लोग हैं। ठीक है, अब इन दोनों की क्या है, ये दुश्मनी है, इन दोनों की आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या सोचा, ए ने सोचा कि डी को मरवाने का एक बढ़िया तरीका है, अगर मैं सी को भड़का दूं तो क्या होगा, सी डी को मार देगा किस दिन। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, ए ने क्या करा, ए को पता था कि भाई अगर मैंने भड़काया और सी ने डी को मार दिया तो मुझे भी जेल हो जाएगी, बिकॉज मैं अबेटमेंट के चक्कर में फंस जाऊंगा। तो इसने सोचा, इसने दिमाग लगाया कि भाई मैं बी से बोलता हूं कि आप जो है सी को भड़काओ, क्योंकि बी भी डी का दुश्मन है पर न्यूट्रल रहता है, कुछ बोलता नहीं है। तो बी को मैं भड़काऊं अगर कि तुम सी को भड़काओ और सी जो है फिर किल कर दे, तो भड़काने का जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, बी पे आ जाएगी, जो कि लायबल हो जाएगा अबेटमेंट के लिए और मैं बच जाऊंगा। ठीक है, पर जो एक्सप्लेनेशन 4 है वो साफ कहता है कि अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज आल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, तो अगर इसने इसको ऑफेंस के लिए इसके लिए भड़काया तो ए भी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, देन उसके बाद 5th एक्सप्लेनेशन देखें तो इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी दैट द अबेटर शुड कंसर्ट द ऑफेंस विद पर्सन हु कमिट्स इट। ठीक है, इट इज सफिशिएंट इफ ही एंगेजेस इन द कॉन्स्पिरेसी इन परसुएंस ऑफ विच द ऑफेंस इज कमिटेड। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होना ही इटसेल्फ सफिशिएंट है टू मेक द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट। उसके बाद चलते हैं सेक्शन नंबर 47 पे, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। तो आप बैठे इंडिया में हो पर ऑफेंस कहां करा रहे हो, आउटसाइड इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या है, a person abets an offense within the meaning of this Sanhita who is in India abets the commission of any act without and beyond India which would constitute an offense if committed in India। ठीक है, तो अगर वो ऑफेंस इंडिया में होता, अगर वो एक्ट इंडिया में होती तो वो ऑफेंस मानी जाती, और वही एक्ट अगर बाहर हुई है तो क्या होगा, वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, ए इन इंडिया इंस्टिगेट्स बी अ फॉरेनर इन अ कंट्री एक्स टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या है, ए को माना जाएगा कि उसने ऑफेंस ऑफ मर्डर का अबेटमेंट किया है। ठीक है, देन उसके बाद सेक्शन नंबर 48 पे आ जाओ, तो अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंस इन इंडिया। ठीक है, तो अबेटमेंट कहां से हुई है, विदेश से हुई है, किसके लिए, देश में, मतलब इंडिया में क्राइम कमिट करने के लिए। ठीक है, तो इसका मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका एग्जांपल समझा देता हूं। ए इन अ कंट्री एक्स इंस्टिगेट्स बी टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग मर्डर। ठीक है, तो इंडियन प्रोविजन के हिसाब से ए जो होगा वो गिल्टी होगा किस चीज के लिए, अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। ठीक है, देन आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 49 पे आ जाओ, तो सिंपली बात करता है किसकी, पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट की। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या है, तो जो प्रिंसिपल ऑफेंस है जिसके लिए अबेटमेंट किया गया है, जैसे मान लो ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि वो सी का मर्डर कर दे, तो जो मर्डर है मतलब वो प्रिंसिपल ऑफेंस हुआ जिसके लिए अबेटमेंट हुआ है, तो जो मर्डर है उसकी सजा ही उसको मिलेगी। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफेंस जिस चीज के लिए अबेटमेंट किया जा रहा है उस ऑफेंस की ही सजा अबेटर को मिलती है, मतलब भड़काने वाले को मिलती है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन देखें, ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। ठीक है, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, ए ने इंस्टिगेट किया बी को क्या फॉल्स एविडेंस दे दो, बी ने उस भड़काने के चक्कर में उसने कर भी दिया, उसने दे भी दिया फॉल्स एविडेंस। ठीक है, ए इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू सेम पनिशमेंट एज बी। ठीक है, तो जो बी को सजा मिलेगी सेम पनिशमेंट उसको मिलेगी ए को। ठीक है, देन उसके बाद ये सेकंड इलस्ट्रेशन है, आप देख लोगे एक बार, देन उसके बाद आगे चलते हैं, आपकी इलस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। देन सेक्शन नंबर 50 पे आ जाओ, तो क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एन एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अबेटर ने भड़काया किसी और इंटेंशन की वजह से, मगर जो ऑफेंस कमिट हुआ वो डिफरेंट इंटेंशन की वजह से कमिट हुआ, पर ऑफेंस वही कमिट हुआ जिसके लिए भड़काया गया था। ठीक है, पर इंटेंशन अलग था। Whoever abets the commission of an offense, if the person abated does an act with a different intention or knowledge from that of abater, तो जो जिस इंटेंशन से अबेटर ने भड़काया, जिस नॉलेज को से अबेटर ने भड़काया, उसके अलावा कोई इंटेंशन या नॉलेज की वजह से उसको कमिट करता है उस ऑफेंस को, बी दैट पर्सन बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड
फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैज बीन डन विद इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबेटर एंड विद नो अदर। ठीक है, तो बेसिकली वो यही माना जाएगा कि उसको उसी चीज की पनिशमेंट मिलेगी जिसके लिए उसने भड़काया था। तो अगर उसने एक्ट दूसरी भी करी है विद दूसरा इंटेंशन, तब भी जो अबेटर है उसको उसी चीज की अब सजा मिलेगी कि मान लो जिसको आपने अबेट किया था, जिसको आपने भड़काया था, उसने वही ऑफेंस किया है विद सेम इंटेंशन एंड सेम नॉलेज। ठीक है, देन आगे चलते हैं। नंबर 51 है जो बात करता है लाइबिलिटी ऑफ एन अबेटर व्हेन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। ठीक है, तो मान लो मर्डर के लिए अबेट करा और ऑफेंस किया रेप का। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन क्या है ये देख लेते हैं। ए इंस्टिगेट्स अ चाइल्ड टू पुट पॉइजन इनटू द फूड ऑफ जेड। ठीक है, तो ए ने चाइल्ड को इंस्टिगेट किया कि आप जेड के खाने में जहर मिला दो। ठीक है, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस, तो उसके लिए उसने उसको जहर दिया। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई, तो z के फूड की जगह y के फूड में उसने खाना रख दिया, विच इज बाय साइड ऑफ द z। हियर इफ द चाइल्ड वाज एक्टिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन and the act was under the circumstances a probable consequence of the abatement, A is liable in the same manner and in the same extent as if he has instigated the child to put the poison in food of Y। ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाहते हैं, इन शॉर्ट स्टोरी आपको बता देता हूं, कहना ये चाहते हैं कि भाई अगर मान लो अबेटमेंट किया गया मर्डर का, ठीक है, अबेटमेंट मर्डर का किया गया और सामने वाले पर्सन को हुई ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तो क्या है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, भाई हो सकता है ना मरे, ग्रीवियस हर्ट में बच जाए। तो उस केस में अगर प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है अबेटमेंट के, जिस ऑफेंस के लिए उसको अबेटमेंट किया गया है उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हो जाता है, तो उस केस में जो अबेटर होगा उसको पनिशमेंट मिलेगी ऑफ द सेम ऑफेंस। ठीक है, मतलब जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी। ठीक है, मतलब जैसे मान लो मर्डर के लिए बोला गया था और जाकर के ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो ग्रीवियस हर्ट की सजा अबेटर को मिल जाएगी। पर यहां पर क्या है, यहां पर पर्सन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो एक्स और वाई हैं, दोनों साथ में रहते हैं, कोई एक्स को जहर देके मारने की कोशिश करे, एक्स का फूड उसका दोस्त वाई खा ले, तो उस केस में वाई क्या होगा, वाई मर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर। तो अगर वो साथ रहते हैं तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि फूड शेयरिंग हो सकता है और जिससे दूसरे पर्सन की भी जान जा सकती है। तो अगर ये प्रोबेबल कॉज है तो क्या होगा, जो पनिशमेंट होगी वो कैसे होगी, सेम एक्सटेंट एज इफ he has instigated the child to put the poison in food of Y। ठीक है, तो वो माना जाएगा कि जो उसके दोस्त ने खा लिया जिसके लिए अबेटमेंट नहीं भी किया जाता, तब भी ये माना जाएगा कि उसने वो जो पॉइजन रखने का अबेटमेंट किया वो उसी पर्सन के लिए किया जिसने उसको कंज्यूम किया। ठीक है, देन उसके बाद 52 देखते हैं, तो क्या कहता है, अबेटर व्हेन लायबल cumulative punishment for act abated and for act done। ठीक है, इसमें देखते हैं, if the act for which the abater is liable under section 51 is committed in addition to the act abated and constitute a distinct offense, the abater is liable to punishment for each of the offenses। ठीक है, तो जैसे हमने सेक्शन 51 में डिस्कस किया कि कॉन्सिक्वेंस के डिफरेंट हो गया, जैसे एक्स को जहर देने की बात हो रही थी और वाई ने खा लिया। ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो एक्स ने भी खा लिया होता, वाई ने भी खा लिया होता, मतलब दो ऑफेंसेस हो गए वहां पे, तो उसके लिए क्या होगा, उसको कम्युलेटिव पनिशमेंट मिल सकती है कि मतलब डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस हो गया तब भी, और उसने जिस चीज के लिए उसको अबेट किया था अगर वो भी हो गया, तो दोनों चीज के लिए उसको कम्युलेटिव पनिशमेंट मिल सकती है। मतलब सपोज दैट 5 ईयर्स मिलती एक्स के लिए और 5 ईयर्स मिलती वाई के लिए, तो 5 + 5 हो जाता 10 ईयर्स। 10 ईयर्स की उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू रेजिस्ट बाय फोर्स a distress made by public servant, B in consequence resist that distress। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्वेंट ने डिस्ट्रेस क्रिएट करा उसको ए ने इंस्टिगेट करा बी से कि उसको फोर्सफुली रेजिस्ट करो। ठीक है, और बी ने कॉन्सिक्वेंस में क्या करा, फोर्सफुली रेजिस्ट किया। इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलंटरली कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। तो जो ऑफिसर डिस्ट्रेस को एग्जीक्यूट करा था उस पे क्या हुआ, उस रेजिस्टेंस की वजह से ग्रीवियस हर्ट हो जाता है बी के थ्रू। ठीक है, एज बी हैज कमिटेड बोथ ऑफेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, बी इज लायबल टू पनिशमेंट फॉर बोथ दीज ऑफेंसेस। ठीक है, तो बी को क्या होगा, दोनों चीजों की सजा मिलेगी, मतलब एक पब्लिक ऑफिसर को काम करने से रोकने की सजा प्लस पब्लिक ऑफिसर को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की सजा। ठीक है, if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, A will also be liable for punishment of each of the offenses। ठीक है, तो अगर A को ऐसा पता था कि वहां पर ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो A को क्या होगा, दोनों ऑफेंसेस की सजा मिलेगी। दैट इज पहला अबेटमेंट ऑफ रेजिस्टिंग द ऑफिसर, ठीक है, सेकेंड अबेटमेंट ऑफ
ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 53 जो कि बात करता है लाइबिलिटी ऑफ एन एबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट एबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द एबेटर, ठीक है। तो एक्ट क्या हुई, डिफरेंट हुई, जो कि इंटेंशन था एबेटर का उससे अलग एक्ट हो गई। तो ये आपका प्रोविजन है बेसिकली, ठीक है। इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगी वीडियो, तो हम इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। दैट इज ए इंस्टिगेट्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। तो ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि आप ग्रीवियस हर्ट दो, किसको, जेड को। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू जेड। तो जेड को कॉन्सिक्वेंस के थ्रू, अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस के थ्रू ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। जेड डाइज, अब उस ग्रीवियस हर्ट को झेलने की कैपेसिटी जेड की बॉडी की नहीं होती और जेड की डेथ हो जाती है, ठीक है। Here, if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, A is liable to be punished with punishment provided for the murder। तो अगर A को पता है कि जो ग्रीवियस हर्ट है उससे कहीं ना कहीं प्रोबेबल कॉज है कि डेथ हो सकती है, तो उस केस में A को भी पनिशमेंट किसकी होगी, मर्डर की होगी, ठीक है। देन आगे चलते हैं, फिफ्थ सेक्शन नंबर 54 आ जाता है व्हेन अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर सिर्फ अबेटमेंट नहीं हुआ बल्कि अबेटमेंट करने वाला मतलब जो अबेटर है उसके अंदर इतनी खुन्नस भरी थी कि उसने बोला कि भाई जब तुम ऑफेंस करोगे तो मैं उसकी चीख सुनना चाहता हूँ, मैं वहीं खड़ा रहूंगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, व्हेन एवर एनी पर्सन हु इज एब्सेंट वुड बी लायबल टू बी पनिशमेंट एज अबेटर इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such an act or offense, ठीक है। तो जो हमने सेक्शन 3 क्लॉज 5 में पढ़ा था कि अगर कोई वहां पे खड़ा है तो उसको सेम माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस किया है, ठीक है। तो ही वैसी सजा होगी जैसे उसने ऑफेंस किया है, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 55 आ जाओ तो क्या है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, जहां पर अबेटमेंट किस चीज की हुई है, एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए, जिस ऑफेंस की सजा क्या है, या तो डेथ है या तो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। अगर एग्जांपल की बात करूं तो मर्डर या फिर रेप, ठीक है। तो इसका क्या है, whoever abets the commission of an offense punishable with death or imprisonment for life shall, if the offense not been committed in consequence of the abatement and no express provision is made under this Sanhita for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब जो अबेटमेंट की वजह से ऑफेंस नहीं हुआ है, तो उस केस में अगर अबेटमेंट हुआ था किसी ऐसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो कि डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल होगा, तो उस केस में क्या होगा, 7 इयर्स की पनिशमेंट होगी अबेटर को, ठीक है। इफ एनी एक्ट फॉर विच अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन, the abater shall be liable to imprisonment of either description for a term which may extend to 14 years। तो अगर उस अबेटमेंट की वजह से उसको हर्ट हुआ है, ठीक है, तो कितनी सजा हो जाएगी, 14 इयर्स की। एग्जांपल देख लेते हैं, A instigates B to murder Z, the offense is not committed, offense नहीं हो पाया। If B had murdered Z, he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years, ठीक है। जहां पर ऑफेंस नहीं हो पाया तो वहां पर क्या है, जहां पर अगर डेथ या लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा है तो अप टू 7 इयर्स अबेटर की सजा होगी, जहां पर ऑफेंस नहीं हो पाया, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइन, एंड इफ एनी हर्ट बी डन टू जेड, अगर कुछ चोट लग गई, कुछ भी उस ऑफेंस को कंप्लीट करने के चक्कर में अटेम्प्ट की स्टेज में कुछ भी हो गया, उसको जेड को चोट लग गई, तो उस केस में क्या होगा, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट ही विल बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 इयर्स एंड टू फाइन, ठीक है। तो सजा डबल हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि पहली बात अबेटमेंट हुआ, अबेटमेंट किस चीज का हुआ, ऐसे ऑफेंस का हुआ जिसकी पनिशमेंट क्या है, डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट है, ठीक है। और वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ उस अबेटमेंट के थ्रू, तो जो अबेटर होगा उसको क्या होगा, उसको सजा होगी किस चीज की, 7 साल की, अप टू 7 इयर्स। पर उस ऑफेंस को कमिट करने के चक्कर में उसको इंजरी हो गई, ठीक है, पर वो ऑफेंस पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ उसको इंजरी हुई है, ठीक है। मर्डर ऑफेंस कमिट करने के लिए अबेटमेंट हुआ था पर उसको मर्डर नहीं कर पाया, बस इंजरी हुई है, तो उस केस में सजा डबल हो जाएगी, दैट इज 14 इयर्स, ठीक है। देन उसके बाद सेक्शन 56 की बात करते हैं, तो अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। तो जहां पर सिर्फ इम्प्रिजमेंट है तो उस केस में क्या होगा, जहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन है फॉर दैट ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट, वहां पर तो उस प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा। पर अगर नहीं है तो इन केस में क्या होगा, एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जहां पर लाइफ इंप्रिजमेंट या डेथ के अलावा कोई सिंपल इंप्रिजमेंट है या फिर रिगरस इंप्रिजमेंट है, तो जिस टाइप की इंप्रिजमेंट है उस टाइप की इंप्रिजमेंट तो उसी टाइप की रहेगी, पर जो उसकी सजा होगी कितनी होगी अबेटमेंट की, 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो अगर 5 साल की पनिशमेंट है तो 5/4, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं,
इम्प्रिजमेंट वाले ऑफेंस की अबेटमेंट किसने की है, कोई जो अबेटर है वो खुद क्या है, पब्लिक सर्वेंट है, तो उस केस में क्या है, अगर उसकी ड्यूटी क्या है, ऑफेंस को रोकना है और उसने ही वो ऑफेंस को भड़काया है, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, फॉर ऑफेंस फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म। तो वहां पे कितना है, 1/4 है, और यहां पर कितनी है, 1/2 है, वही अटेम्प्ट वाली सजा। ठीक है, देन उसके बाद ये इलस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन नंबर 57 जो बात करता है एबिटिंग कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन। ठीक है, जहां पर पब्लिक को भड़काया जाए कोई ऑफेंस करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, जो अबेटर होगा उसको कितने साल की सजा होगी, 7 ईयर्स की। ठीक है, तो एग्जांपल देख लोगे, ए अफिक्सेस इन पब्लिक प्लेस अ प्लेकार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 मेंबर्स। ठीक है, तो यहां पर 10 लोग से ज्यादा होने चाहिए, टू मीट एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस फॉर द पर्पस ऑफ अटैकिंग द मेंबर्स ऑफ एडवर्स सेक्टर। ठीक है, while engaging in a procession A has committed the offense defined in this section। ठीक है, तो ए को कितने साल की सजा हो सकती है, अप टू 7 ईयर्स। तो बेसिकली आपको इस सारे जो पनिशमेंट के प्रोविजन याद करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप जुडिशरी का पेपर देने जा रहे हो तो। पर आपको एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अबेटर पता होना चाहिए, आपको अबेटमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, अबेटमेंट कितने टाइप से होता है वो पता होना चाहिए, एंड देयर आफ्टर आपको अबेटमेंट की बेसिक जो पनिशमेंट है वो आपको पता होगी, तो आप अपने आंसर को वहीं पे कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, पर अगर ये सारी पनिशमेंट्स आप इंक्लूड करते हो विद योर हेडिंग, अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है, तो इन दैट केस तो आपका आंसर एक बेटर एज देगा आपको अदर्स से। ठीक है, देन उसके बाद तो बेसिकली सेक्शन नंबर 58 क्या है, कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये हम एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज A knowing that dacoity is about to be committed at B falsely informs magistrate that dacoity is about to be commit at C। ठीक है, तो A को पता था कि some at B place dacoity होने वाली है, पर उसने मजिस्ट्रेट को फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी कि वो C प्लेस पे होने वाली है, a place in opposite direction, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस है, and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offense। dacoity is committed at B in pursuance of the design। A is punishable under this section। तो बेसिकली यहां पर डिजाइन का मतलब क्या है, इंटेंशनल एडिंग। ठीक है, तो अगर कोई इंटेंशनल एड करता है और मिसगाइड करता है किसी पब्लिक ऑफिसर को डिजाइन को कंसील करके कि किस तरीके से ऑफेंस होने वाला है, तो उस केस में सेक्शन नंबर 58 उस पर अप्लाई करता है। ठीक है, देन सेक्शन नंबर 59 आ जाता है, जो कि आता है पब्लिक सर्वेंट अगर यही काम करता है तो। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्वेंट है, 58 बात करता है नॉर्मल इंडिविजुअल की और 59 बात करता है पब्लिक सर्वेंट की। ठीक है, तो ये बेसिकली 59 सेक्शन है, देख लोगे आप लोग एक बार। इसमें ये इसकी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट। ठीक है, अगर ऑफेंस हो गया तो उस केस में 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द पनिशमेंट। ठीक है, अगर ऑफेंस जो है वो डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ से पनिशेबल है विद इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो अगर पब्लिक सर्वेंट करेगा तो 10 साल तक, अगर जो ऑफेंस की डिजाइन उसने जो छुपाई है उसकी पनिशमेंट कितनी है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो। ठीक है, देन उसके बाद अगर ऑफेंस हुआ ही नहीं है तब क्या होगा, उस केस में क्या होगा, 1/4 मतलब जो मैक्सिमम टर्म है जिस ऑफेंस की कोशिश के लिए उसने डिजाइन छुपाई थी, उस मैक्सिमम टर्म की 1/4 ऑफ द पनिशमेंट उस पे लायबल हो जाएगा वो पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, देन आगे चलते हैं, तो ये आपका इलस्ट्रेशन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 60, जो कि बात करता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। तो जहां पर हमने बात करी थी वो किस चीज की थी, वो डेथ इम्प्रिजमेंट की थी। ठीक है, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट की। तो जहां पर सिर्फ इम्प्रिजमेंट है तो उसके इसमें क्या होगा, तो अगर ऑफेंस हो गया है तो उसके इसमें पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/4। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1/4 होगा जब इम्प्रिजमेंट की बात हो रही है सिर्फ तो। ठीक है, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो उस केस में कितना होगा, 1/8। मतलब अगर ऑफेंस कमिट हो गया है, किस चीज का ऑफेंस, जो कि सिर्फ इम्प्रिजमेंट जिसकी सजा है, तो उस केस में 1/4 अगर कमिट हो गया है, और अगर कंसील करने के बाद भी, डिजाइन को कंसील करने के बाद भी ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है तो उस केस में 1/8। ठीक है, ये आप याद रखोगे, हालांकि आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ये नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद कंपैरेटिव टेबल एक बार आप देख लोगे, ये बेसिकली आपकी कंपैरेटिव टेबल है फॉर क्विक रिवीजन बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ये आप देख लोगे, सेक्शन नंबर 50 मैंने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेक्शन नंबर 50 खत्म हो गया, एंड देन सेक्शन नंबर 51 जो कि बात करता है किसकी, लायबिलिटी ऑफ अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज कमिटेड। ठीक है, देन आगे चलते हैं, ये यहाँ पर ये खत्म हो जाएगी, एंड देन आगे चलते हैं। ठीक है, ये एक्ट जो है यहाँ पर ये सेक्शन नंबर 51 खत्म हो जाएगा, एंड देन 52 आ जाता है, ये 52 है, सेक्शन नंबर 52 यहाँ से शुरू हो जाएगा, एंड देन
सेक्शन नंबर 52 यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर सेक्शन नंबर 52 इज ओवर देयर, ठीक है। देन आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 53 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, सेक्शन नंबर 53 का क्विक रिवीजन टेबल है ये, ठीक है। ये सेक्शन नंबर 53 यहाँ पर ओवर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर सेक्शन नंबर 53 खत्म हो जाएगा। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर सेक्शन नंबर 53 खत्म हो जाता है। देन उसके बाद सेक्शन नंबर 54 आ जाएगा, ऑब्वियसली अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, ठीक है। तो यही माना जाएगा कि उसने वो ऑफेंस किया है। तो बेसिकली ये पनिशमेंट की टेबल है, तो आप याद रखोगे, ठीक है। एंड देन सेक्शन नंबर 55 ये आ जाता है यहाँ से, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल उन लोगों के लिए काम आने वाली है जो जुडिशरी में अपेयर होंगे, ठीक है। आपका सेक्शन नंबर 55 खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद आ जाओ तो सेक्शन नंबर 56 आ जाता है। 56 देख लोगे एक बार, अगर फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना। ये आ जाता है 56, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 56 है, जब अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस हो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट के साथ ऑफेंस का अगर अबेटमेंट किया जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा। एंड देन सेक्शन नंबर 56 ओवर हो जाता है। उसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 57 पे, दैट इज अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और मोर देन 10 इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो उसके लिए सेक्शन नंबर 57 है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सेक्शन नंबर 57 खत्म हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर 58, जो कि बात करता है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 58 आ जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर सेक्शन नंबर 58 खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 59 आ जाएगा, दैट इज पब्लिक सर्वेंट जब कंसील करेगा डिजाइन ऑफ द ऑफेंस, तो उस केस में क्या होगा ये देख लोगे आप लोग, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन नंबर 59 खत्म हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट सेक्शन बचेगा ऑफ द पनिशमेंट, ठीक है। इसको एक बार टेबल को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से वीडियो पॉज करके देख लेना। देन आगे चलते हैं, यहाँ पर 59 खत्म हो गया। अब आ जाओ तो सेक्शन नंबर 60, दैट इज द लास्ट सेक्शन, ठीक है। कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, जहां पर सिर्फ इम्प्रिजनमेंट है, उस केस में क्या होगा, ठीक है। यहां पर सेक्शन नंबर 60 भी आपका ओवर हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये टेबल है फॉर अबेटमेंट पनिशमेंट, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका सेक्शन 108 ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ऑफेंस है जो कंप्लीट होने के बाद आईपीसी में पनिशेबल नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, सुसाइड। तो अगर सुसाइड किसी पर्सन ने कर लिया है तो उसको ऑब्वियसली पनिशमेंट नहीं दे सकते, पर अगर उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड किया है तो उसे आप पनिश कर सकते हो, ठीक है। पर यहां पर क्या है कि अगर किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो उसके सुसाइड का कारण होगा, जिसने उस सुसाइड को भड़काया होगा, उस पर्सन को पनिश किया जा सकता है, ठीक है। इफ एनी पर्सन अबेट्स द कमीशन ऑफ सुसाइड ही शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years एंड फाइन, ठीक है। तो 10 साल तक की उसे सजा है। तो एसेंशियल क्या है, पहला अ पर्सन कमिट्स सुसाइड या अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है। हमने पढ़ा है कि अगर अबेटमेंट किया है और वो ऑफेंस पूरा नहीं भी हो पाया, पर उसके अटेम्प्ट स्टेज में उसको रोक लिया गया, तब भी अबेटर को सजा मिलेगी। द अक्यूज्ड हैज इंस्टिगेटेड, एडेड और कंस्पायर्ड टू कॉज दैट सुसाइड। उसके बाद नेक्स्ट आता है देयर मस्ट बी डायरेक्ट नेक्सस, मतलब डायरेक्ट लिंक होना चाहिए उसकी सुसाइड के बीच में और उसकी अबेटमेंट के बीच में, ठीक है। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, एक बार देख लोगे आप लोग। कोई भी 2 से 3 केस लॉज आप जो है इसको मेंशन करोगे इन योर एग्जाम्स, ठीक है। ये बेसिकली मैंने लिस्ट ऑफ केसेस आपको दे दिया है, पर ये आपके 5 केस लॉज की लिस्ट खत्म हो जाती है। तो कोई भी 2 से 3 केस लॉज आप जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के याद रखोगे इन केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस अगर देखें तो क्या है, ए कॉन्टिन्यूसली टॉर्चर्स बी मेंटली एंड फिजिकली, बी लीव्स आर सुसाइड नोट ब्लेमिंग ए, ठीक है। तो ए जो है वो गिल्टी हो सकता है, बीएनएस का सेक्शन नंबर 108 है और ये किसका है, आईपीसी का है, ठीक है। 306 आईपीसी का है, 108 बीएनएस का है, ठीक है। तो जो ए है उसको गिल्टी प्रूफ किया जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये आप एक बार देख लोगे। इस सुसाइड के एग्जांपल तो बहुत ज्यादा डिटेल में होते नहीं है, फिर भी अगर कोई डाउट आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछे ना आफ्टर रीडिंग दीस एग्जांपल्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो आपके आती है समरी टेबल। समरी टेबल देख लेते हैं, आपके पूरे अबेटमेंट की समरी टेबल है कि अबेटमेंट की डेफिनेशन क्या है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है, ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है, ठीक है। तो एग्जाम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले अबेटमेंट टू डेफिनेशन है, देन अबेटर की डेफिनेशन है, देन पनिशमेंट क्या है, जेनरिक पनिशमेंट, जो भी प्रिंसिपल ऑफेंस हुआ है उसकी सेम पनिशमेंट उसको मिल जाती है। देन सुसाइड अबेटमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 108 में है। देन उसके बाद केसेस, उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियर एंड प्रॉक्सिमेट मेंटल लिंक बिटवीन अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, ठीक है। हमारा एक कंक्लूजन आ जाता है इसी के साथ, हमारा ये टॉपिक ऑफ द अबेटमेंट इज ओवर, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ओवर हो जाता है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो अगर जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर किसी को पढ़ना है तो हम
जल्दी लेक्चर सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है उसके साथ सेक्शन नंबर 217 ऑफ बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अप्लाई होता है, ठीक है। तो वो हमने अभी इसमें डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। हालांकि नोट्स में ये सब चीजें अवेलेबल है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना ही रेलेवेंट है, जिसमें से आपके जो पनिशमेंट वाले प्रोविजंस हैं वो इतने रेलेवेंट नहीं है फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स, बट फिर भी अगर आप उन्हें याद रखते हो, आप क्विक रिवीजन टेबल को एक बार देख लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी चीजें, क्योंकि उसमें क्रक्स में लिखी हुई है, तो आपको डिटेल प्रोविजन पढ़ने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।